से हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके सामने ये कि पियाजे के संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक जो है चरण है उसका क्या है। तो पियाजे के संबंध में आपका जो पूर्व संक्रियात्मक चरण है वो आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन आपके इसमें ये है कि संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण है पूर्व संक्रियात्मक चरण, और इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों का उपयोग कर में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो दोनों के दोनों ही कथन इसमें सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि 3 वर्ष की आयु तक के बालक निम्न में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है। तो 3 वर्ष तक का जो बालक का होता है वो एक तो बैठने में सक्षम हो जाता है, चलने में सक्षम हो जाता है, और पर्याप्त हाथ और आँख का समन्वय वो कर पाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दूसरे का आंसर आपके 3 है। और सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपके लिए सभी जो पेपर की जो आंसर की यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास है उसका सिद्धांत है, उसमें स्वायत्त बनाम लज्जा का जो उसमें दिया गया है। तो मुख्य रूप है, स्वायत्त बनाम लज्जा का मुख्य रूप है। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत भी है, विकास सामान्य से लेकर विशेष प्रतिक्रिया तक होता है, ये भी सही बात है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी विकास के सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चों के अधिगम के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, यह नियम कौन सा है। कि थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चों को अधिगम के लिए उनको मजबूर नहीं करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए उनको, तो ये कौन सा नियम है। तो ये जो नियम है आपके ये तत्परता का नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस का नियम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन ये है कि अधिगम की प्रक्रिया को माना जा सकता है कि अधिगम की प्रक्रिया को क्या मान सकते हैं, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, या फिर जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन। इनमें से कौन सा है जो आपको बता रहे हैं कि अधिगम की प्रक्रिया को मान सकते हैं। तो ये देखो तीनों ही मान सकते हैं, इसमें तीनों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, तीनों ही परिभाषा है, तो इसका ABC करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या समाधान पद्धति में शिक्षक की भूमिका कौन सी नहीं है, कौन सी भूमिका इसमें शिक्षक की नहीं है। तो 7वें प्रश्न में देखो कक्षा में भय युक्त वातावरण बनाना ताकि बालक समस्या का समाधान हेतु गंभीर रहे। देखो ये भय युक्त नहीं है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको ये युक्त इसको ये अलग कर रहा है। बाकी ये अगर युक्त नहीं मुक्त होता तो फिर आपका ये ऑप्शन भी सही हो जाता। तो आपके ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी जो ऑप्शन सेकंड है वो समस्या का विश्लेषण करने के लिए छात्र की मदद करना, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए। खोज की भावना को विकसित करने में छात्रों की मदद करना, ये भी सही है। छात्रों को परिकल्पना तैयार करने में प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भय युक्त वातावरण बनाना, भय युक्त नहीं भय मुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। बांडुरा जो है इसने जांचने के लिए एक प्रयोग किया कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। तो इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो किसके ऊपर किया था। तो बांडुरा ने अपना जो प्रयोग है वो किसके ऊपर किया था, ये बोर्बोडोल है, इसके ऊपर प्रयोग किया था। तो बोर्बो जो गर्ल है गुड़िया है उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। तो बोर्बोडोल जो है इसका आंसर रहेगा। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को स्थानिक जानकारी में बदलने और उपयोग करने की कल्पना संभव बनाती है। तो इसका 90 का करेक्ट आंसर दृश्य स्थानिक उत्तर रहेगा, विजुअल स्पार्शियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो व्यक्तित्व केवल आनुवंशिकता का गुण है, ये केवल शब्द इसमें डाल के इन्होंने कन्फ्यूज़ किया है। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, ये केवल वाला ही करेंगे। बाकी व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्तित्व स्वचेतना होती है, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित लक्ष्यों के लिए प्रयत्नशील रहता है, ये भी सही बात है। व्यक्तित्व लगातार पर्यावरण को
पर्यावरण में खुद को समायोजित करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये एक बच्चा जो है वो ANT को 10 पढ़ता है ना, एंट को 10 पढ़ता है और स्टार्ट को ये स्टार्टेड पढ़ता है। तो ये इनमें अंतर नहीं कर पाता है ना, ये पढ़ता नहीं है, इसको अंतर नहीं कर पाता है एंट में और 10 में, और इसमें इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। तो वह किस बीमारी से ग्रसित है, फिर कौन सा इसमें विकार है, वो आपको बताना है। तो इसमें आपके डिसलेक्सिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। सेकंड वाला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, जो कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि सूची 1 में सूची बुद्धि का नाम दे रखा है और इधर बुद्धि देने वाले का वैज्ञानिक का नाम दे रखा है, मनोवैज्ञानिक का। तो देख लेते हैं। क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि, लेवल 2 बुद्धि, विशिष्ट योग्यताएं और बुद्धि लब्धि। तो इनको देने वाले जो मनोवैज्ञानिक, इनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो 12वां क्वेश्चन आपके सामने है और 12वें का जो सही उत्तर है आपके सामने, पहले का आंसर 4 हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइज्ड जो बुद्धि है वो कैटल की है, ठीक है, किसकी है, कैटल की है। और ये जो लेवल 2 बुद्धि है ये आपके जॉनसन की बुद्धि है, जॉनसन इनकी बुद्धि है। विशिष्ट योग्यताएं ये स्पीयरमैन की है और बुद्धि लब्धि विलियमस्टन ने दिया था। तो ये इसका उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो समाज के लिए महत्वपूर्ण मानव व्यवहार में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो 13वें में पहला दे रखा आपके, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतर्क्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। ये गलत है, इसमें प्रतिभाशाली में ऐसा गुण होता है, ये नहीं दे के इन्होंने गलत कर दिया। फिर आपकी दूसरा है कि शिक्षकों को पसंद नहीं करते, तो शिक्षकों को पसंद करेंगे, वो गिफ्टेड जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर को लाइक करते हैं। नेक्स्ट आपके बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भय के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या किसने की थी। तो जो लर्निंग ऑफ फियर है इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके क्लासिकल अनुबंधन के द्वारा किया गया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। 15वां क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार पराअहम का विकास का परिणाम है। तो फ्राइड के अनुसार पराअहम का जो विकास है इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम है ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का समाधान। तो बी इसका करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, जो सुपर हाईवे है लर्निंग का, मोटिवेशन, ये किसने कहा था। तो ये तो आप सभी को पता ही है, ये किसने कहा था, ये स्किनर का कोटेशन है। तो स्किनर आपको इसमें से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। इनमें से कौन सा असत्य है उसका आपको चयन करना है और असत्य कौन सा है वो बताना है। तो देखो इसमें साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर ये स्किनर ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये किताब है हल की, और द मेंटेलिटी ऑफ एप्स ये कॉलर की, लेकिन द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये थॉर्नडाइक की किताब नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। इसमें व्यक्तित्व मापन की असंगत युग्म है, इसका आपको चयन करना है। असंगत युग्म कौन सा है, तो इसमें विषय आत्मबोध परीक्षण जो टेट होता है वो मॉर्गन और मुरे का है। मॉर्गन और मुरे ने ही ये आपके टेट दिया था, आप रीड दे रहे हैं, ये इन्होंने टेट दे दिया था पहले। और बालक ये वाला गलत हो जाएगा, है ना, बालक जो केट वाला है वो गलत है, गाल्टन ने नहीं दिया था। आप कमेंट करके बताना कि जो केट का परीक्षण है, CAT वाला जो परीक्षण है ये किसने दिया था, ठीक है, ये उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और फिर आपके जो सी दे रखा वो भी सही है, वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइल और टेनलर का ही है। और MMPI जो है वो आपके हाथवे और मैंकिनले का टेस्ट है, ये डी ऑप्शन भी आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ, मुझे यह अत्यधिक पसंद है, मैं इसके लिए अध्ययन में व्यस्त समय में से निकालकर समय निकालता हूँ। तो यह उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। इसमें आपके सही सुमेलित युग्म कौन सा है, अनुभवी अधिगम डेविड कोल्ब का, और संकल्पना मानचित्रण ये जोसेफ डी नोवाक का है, और 5E मॉडल रोजर बाइबी का है। इनमें से सही कथन का चयन आपको करना है। तो तीनों ही कथन आपके सही है, तीनों ही युग्म सही सुमेलित है। ABC इसका करेक्ट आंसर रहेगा, चौथा ऑप्शन।
एक वृद्ध व्यक्ति एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है, ये किसका उदाहरण है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रतिगमन जो रिग्रेशन होता है इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक सर्जनशील बालक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जा सकती हैं? तो सर्जनशील बालक में कौन सी विशेषता नहीं होती है? अपसारी चिंतन होता है, अति जिज्ञासा भी होती है, उच्च कल्पना भी होती है, लेकिन परंपरागत विचार से दूर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर आपके 22वां का डी हो जाएगा। 23वें में आपके क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो 23वें में आपके जो पहला है कि अलेक्जेंडर के जो पास एलोंग परीक्षण है एक निष्पादन परीक्षण है, सही बात है। ये तो शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, तो ये भी इसमें सही है। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकता है, बस यही इसका गलत आंसर, यानी कि इसका जो नहीं है, बाकी सभी इसमें दे रखे हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर रहेगा। 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। तो निर्धारित लक्ष्य कौन सा है वो गलत है, वो आपको बताना है कि 2030 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की जो सार्वभौमिकरण करना है, ये 24वां सही बात है। ये 2025 तक कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता संख्या करवाना, ये भी सही है। और 2025 तक प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना, बस यही आके इन्होंने मिस्टेक कर दी। 24वां इसका आंसर तीसरा रहेगा। बाकी 24वें का जो चौथा ऑप्शन है वो भी सही है, ठीक है, कि सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक हैं, वहाँ छात्र शिक्षक का अनुपात है 25:1 से कम रखना, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेकेंडरी स्टेज का पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र किस आयु वर्ग के बालकों के लिए विकल्प है? तो 25वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 से 18 वर्ष। 14 से 18 वर्ष इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी और विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में निम्नांकित कितने प्रतिशत बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश होना चाहिए? तो 26वें का उत्तर हो जाएगा आपके 25% है, जो आरटी वालों के लिए आरक्षित होते हैं, सीटें पहले से होती हैं आरटी की। नेक्स्ट है आपके 27वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का जो समिति थी, राष्ट्रीय संचालन समिति, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल जो है वो आपके एनसीएफ 2005 के जो राष्ट्रीय संचालन समिति नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थी, उनके ये चेयरमैन थे। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान को बनाता है? तो 28वें का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्रियात्मक कार्यक्रम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना। 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक पूर्ण करने तक कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है? तो 29वें का करेक्ट आंसर 1 लाख रुपये रहेगा। 30वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। आगे की वीडियो में आपको संपूर्ण आपका जो पेपर है, मेरे पास पूरा पेपर है ये, और इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो सभी के आंसर की आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं, पीडीएफ वगैरह सारी आप पुराने पेपर की वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ऐप में मिलेगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। 30वां प्रश्न है कि योगात्मक आकलन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सेकंड, इसकी प्रकृति नैदानिक होती है, यही इसका असत्य कथन है। बाकी यह शिक्षण की समाप्ति पर होता है, सही बात है, और अधिगम का आकलन है, सही है, और वार्षिक परीक्षा एक प्रकार का योगात्मक परीक्षा, ये भी सही है। तो अपना उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये थे 30 अति महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के प्रश्न जो कलाम प्री रीड का आयोजन हुआ था 16 फरवरी 2025 को, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया। आगे की वीडियो में यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है हिंदी भाषा के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे भाषा प्रथम के, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड करके अपना व्हाट्सअप ग्रुप और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।